नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार द पानी आईएएस एकेडमी हजारीबाग से। दोस्तों, आज बहुत ही एक सारगर्भित मुद्दे को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और वह मुद्दा है इस देश से प्रेम करना, अर्थात राष्ट्रवाद से संबंधित। राष्ट्रवाद एक आधुनिक चेतना है, अवधारणा है और यह भारत में 19वीं सदी के अंतिम चौथाई 4 दशकों में राष्ट्रवाद हमारे देश में जन्म हुआ। और राष्ट्रवाद एक बहुत विशाल अवधारणा है और इस अवधारणा ने ही हमारे देश को स्वतंत्रता प्रदान किया। राष्ट्रवाद कैसे जन्म लिया, कैसे प्रस्फुटित हुआ, आखिर उनके कौन से मूलभूत तत्व थे? जब हमारे देश में राष्ट्रवाद नहीं था तो इसी का लाभ उठा करके ब्रिटिशों ने लगभग 200 सालों तक हुकूमत किया। प्रथम 100 वर्षों में राष्ट्रवाद जैसी तो कोई अवधारणा थी नहीं। परिणामतः इस देश में ब्रिटिश अपनी सत्ता और हुकूमत को जमाने में बहुत ही आराम से, बहुत ही निश्चिंतता के साथ उन्होंने अपनी हुकूमत को यहाँ पर उन्होंने जमाया। लेकिन जब इस देश में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ तो उसे डेग डेग पर सामने भारतीयों की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो चलें, आज हम उसी राष्ट्रवाद की बात हम करते हैं। राष्ट्रवाद देश से प्रेम करना है। कैसा प्रेम, किस तरह का प्रेम? अनकंडीशनल प्रेम। कैसा प्रेम? जैसे हमारे देश में जब किसी दूसरे देश के साथ में मैच होता है, मान लेते हैं कि क्रिकेट मैच हो रहा है और क्रिकेट मैच में अगर विराट कोहली किसी दूसरे देश के प्रति, खास करके पाकिस्तान के प्रति जब वो 6 मार रहा होता है तो भारत के लोग कहते हैं, यहाँ की जनता कहते हैं, यहाँ के नौजुवक कहते हैं, मार कोहली और मार और मार। और सभी के चेहरे खिल उठते हैं, अंदर से देशवासी प्रफुल्लित हो जाते हैं। ये जो भावना है, अपने देश के प्रति जो लगाव है, वही राष्ट्रवाद है। और ये राष्ट्रवाद 19वीं सदी की देन है। इस राष्ट्रवाद के जन्म कैसे हुआ, इस पर बहुत ही संक्षिप्त तरीके से हम बात करेंगे। तो आए हम चलते हैं, इस राष्ट्रवाद को विकास देने में कई कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। विशेष तौर पर हमें सामाजिक आर्थिक सुधारों और आधुनिक पश्चात शिक्षा का जो प्रसार हमारे देश में हुआ, वो एक नवीन चेतना लेकर के हमारे देश में उभरा। और नवीन चेतना ने लोगों को अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी भूमि, अपने वातावरण, अपने पर्यावरण, अपने लोगों से एक प्रेम का संदेश दिया, अपने से एक जुड़ाव महसूस किए और वही जुड़ाव जो है वह राष्ट्रवाद कहलाया। पुनः जो है प्रेस की हमारी जो है कि भूमिका रही। प्रेस ने भारत की मूलभूत समस्याओं को उभारा, लोगों की विशेषताओं को उभारा, भारत के अतीत के गौरव की गाथा भी भारतीयों के सामने रखा। परिणामतः लोगों में अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जो है कि चेतना जागृत हुई और वही चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। पुनः जो है मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग जो भारत के हैं, जो अपनी परंपरागत संस्कृति और परंपरागत व्यवस्था से बहुत ही लगाव रखते हैं, उसे विघटित नहीं होना देना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी आन बान शान और उनकी मर्यादा का प्रश्न होता है। परिणामतः इस देश में जो है कि परंपरा जो चली आ रही थी, उस परंपरा को बनाए रखने और अपनी परंपरा से प्रेम करना ही भारतीयों को एक मुद्दा बन गया। और वो मुद्दा विशेष करके वहन करने वाले जो लोग थे वह मध्यम वर्ग था। अतः भारत में राष्ट्रवाद को जन्म देने में मध्यम वर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा। पुनः ब्रिटिशों ने भारत पर हुकूमत किया और उनके हुकूमत का बस एक ही उद्देश्य था, भारत का आर्थिक दोहन और शोषण करना। और सन 1757 प्लासी की लड़ाई, उसके बाद से जो औपनिवेशिक व्यवस्था इस देश में उत्पन्न ब्रिटिशों के द्वारा जो किया जाता है, या औपनिवेशिक व्यवस्था जो स्थापित होती है, उन औपनिवेशिक व्यवस्था में चाहे वो भू राजस्व व्यवस्था हो, भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत में चाहे जमींदारी व्यवस्था हो, चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे महलवाड़ी व्यवस्था हो, इन सारे व्यवस्थाओं में ब्रिटिशों का एक ही उद्देश्य था कि भारत से अधिक हम लगान को वसूल करें और उस लगान का उपयोग ब्रिटिश के पक्ष में हम कर सकें। पुनः व्यापार की प्रणाली हो, पुनः जहाजरानी की नीति हो, पुनः हमारे इस देश में जो है कि खुदरा विक्रेताओं का पूरा जो है कि स्टॉल लगवा दिया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत, जब
मुक्त व्यापार का जब हमारे देश में सिस्टम को आरोपित किया गया तो उसके तहत जो है कि भारत में पूरा व्यापार को बढ़ावा दिया। परिणामता ये रहा कि भारत का स्थानीय व्यापार खत्म हो गए, भारत में उद्योगों का खात्मा हो गया, भारत में जो है कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, किसान दो दो पैसे के लिए जो है तरसने लगे। ये सारे आर्थिक दोहन ने मिल करके भारतीयों को सोचने के लिए विवश किया कि आखिर हम सबों की समस्याओं का जड़ आखिर कौन है, कैसे है। धीरे धीरे हमारे देश के महान विद्वान जैसे आर.सी. दत्त, आर.पी. दत्त, दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, हमारे ऐसे रानाडे साहब ने पूरे सिस्टम प्रणाली को क्रम से उन्होंने अध्ययन किया, तह में गए और एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत की जो दुर्दशा है उस दुर्दशा के पीछे जो कारण काम कर रहा है वह कारण है भारत का आर्थिक तौर पर विघटित होना। और इस चीज को दादा भाई नेहरू जी ने धन के निष्कासन के सिद्धांत से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी व्याख्या की। परिणामता सभी लोग सतर्क हो गए और ब्रिटिश की व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए मन में उत्कट इच्छा को पालने लगे। यही उत्कट इच्छा जो आर्थिक परेशानियों से जुड़ा हुआ था उसने भी इस देश में राष्ट्रवाद को उन्होंने जन्म दिया और ब्रिटिश शासन के जो आर्थिक इम्पैक्ट पड़ा उन्होंने जो है कि राष्ट्रवाद को जन्म दिया। यद्यपि राष्ट्रवाद की अगर हम बात करते हैं तो इस राष्ट्रवाद के विकास में और भी अन्य कई कारक थे जो भारत में राष्ट्रवादी चेतना को सृजन करने में महती और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन कारकों में अगर हम देखते हैं तो उनमें क्या है, प्रेरणा अनुक्रिया वाद विवाद। भारत के लोग डिबेट करने लगे, आखिर हमारी ऐसी स्थिति क्यों है, ब्रिटिश इतने संपन्न क्यों हैं, ब्रिटिश हमें कुत्ता काला कह करके हमें क्यों संबोधित करते हैं। इसी बीच में 1882 ईस्वी में इल्बर्ट बिल आया जिसमें काफ़ी विवाद हुआ और उस इल्बर्ट बिल में जो है कि भारतीय जजों को अंग्रेजों का 500 रुपये से कम के 500 रुपये से तक का जो है कि उसमें न्याय देने का जो है व्यवस्था जो है कि भारतीयों के हाथों में सौंपा गया। इसके कारण से अंग्रेजों में प्रतिक्रिया हुई और अंग्रेज लोग रोड पर और सड़क पर उतर करके आंदोलन करने लगे, क्या काले हम पर शासन करेंगे, क्या काले हम पर हुकूमत जमाएंगे। ऐसी बातें जब उन्होंने सामने रखने लगे तो भारतीयों में प्रतिक्रिया हुई। परिणामता भारतीय लोग सोचने के लिए मजबूर हुए, क्या ब्रिटिश हम पर हुकूमत कर रहे हैं वो सही है, और अगर आज हम एक जज के तौर पर ब्रिटिशों के अगेंस्ट में अगर हम फैसला सुनाएंगे तो क्या हम गलत हैं। परिणाम ये हुआ कि एक दीवार खड़ी हुई, भारतीय लोग उस दीवार के अंदर में सोचने और समझने लगे। ये हमारी राष्ट्रीय चेतना को उभारने में महती भूमिका का निर्वहन किया। पुनः अंग्रेजी राज का प्रभाव, अंग्रेजी राज के प्रभाव में हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में जब शासन किया तो भारत में जो भिन्न भिन्न शासन प्रणालियां थी, भिन्न भिन्न कानून था, वो सारे कानून जो हो ब्रिटिश के अंतर्गत आ गए। और ब्रिटिशों ने एक प्रयत्न किया अपने शासन को सुदृढ़ और सुसंगठित करने के लिए कि भारत में एक जैसे कानून व्यवस्था को स्थापित करें। परिणाम ये रहा कि पूरा भारत जो है एक सांचे और ढांचे में ढल गया कानून के तौर पर। परिणाम हुआ कि भारतीय लोग आपस में जुड़ाव महसूस करने लगे और भारत में राष्ट्रवाद का हमारा जन्म हुआ। भारत की राजनीतिक एकता हमारी हुई, ब्रिटिशों के अधीन में भिन्न भिन्न राज्य को ब्रिटिशों ने जीत लिया और एक प्लेटफॉर्म पर पूरे राजवंशों को सामने ले आया। जीता हुआ और नहीं जीता हुआ भी, जीता हुआ पर तो अपना एक प्रशासन तो था ही था, और देशी रियासतों को भी ब्रिटिश सर्वसत्ता के अधीन जो है अपने अधीन में वो ले आया, जिससे एक एकीकृत मानसिक चेतना का जन्म हुआ और राष्ट्रवाद चेतना था। परिणामता इस देश में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। हमारे ब्रिटिशों के आने के बाद बहुत लंबे समय तक भारत में बाह्य आक्रमण से भारत को सुरक्षा प्राप्त हुआ, भारत में आंतरिक शांति प्राप्त हुई। भारत में सुरक्षा और शांति के कारण से प्रशासनिक ढांचों का बहुत ही बेहतर हमारा विकास हुआ। लोग एक वे में, एक रूट में सोचना प्रारंभ किए। परिणामता राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। पुनः संचार साधनों का हमारा जो है कि ब्रिटिशों के द्वारा विकास किया गया। विशेष तौर पर इसमें उल्लेखित है कि रेलवे का विकास किया गया और रेलवे ने पूरे भारत को जोड़ा, लोगों का आवागमन सुविधापूर्ण हुआ।
कोई इतिहासकार ने कहा है कि जो काम अकबर और निरंकुश टीपू सुल्तान ने नहीं किया, वह काम इस देश में रेलवे ने कर दिया। और रेलवे ने भारत को तब तक जकड़ा रखा जब तक भारत की तमाम हड्डियां आपस में नहीं जुट गई। इस प्रकार संचार साधनों ने भारत को आपस में जोड़ने का काम किया और इस देश में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। पुनः हम आगे बढ़ते हैं, बुद्धिजीवियों का उत्थान हुआ। भारत में बहुत सारे जमींदार लोग थे, वो ब्रिटेन गए। ब्रिटेन जाने के बाद यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति से परिचित होने के बाद वहाँ के दार्शनिक पक्षों से वो जो है कि अपने को मेलजोल किए। कांट, रूसो, दिदरो, मोंटेस्क्यू, ऐसे कई हमारे यूरोपीय दार्शनिक थे, उनके विचारों को उन्होंने पढ़ा और यूरोप में वो जो विचार लागू थे वो विचारधारा ब्रिटिश भारत में लागू नहीं करते थे। परिणामतः उन विचारधाराओं को भारत में लागू करने के लिए हमारे बुद्धिजीवियों ने आंदोलन किया, संगोष्ठी किया, लोगों को बैठाया, समझाया, मीडिया, पेपर, अखबार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया। परिणामतः इस देश में राष्ट्रवाद का हमारा जो है कि विकास हुआ। पुनः ब्रिटिश लोग भारत में जब आए तो भारत में शासन हम कैसे करें, भारतीय लोगों की मिजाज को समझने के लिए वो भारत के प्राचीन अतीत को खंगालना चाहते थे और खंगालने का कोशिश भी करने लगे। और उस खंगालने के प्रयत्न में भारतीय लोगों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सारगर्भित बातें उभर करके आईं और इतिहास के अनुसंधान में ये सामने आया कि गुप्त का काल जो है वह स्वर्ण युग था। भारत में वैदिक सभ्यता थी। भारत में हमारे कई उज्जवल साहित्यिक ग्रंथों का सृजन हुआ, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम को हम सामने रख सकते हैं। हम जो है चाणक्य का अर्थशास्त्र को सामने रख सकते हैं। ऐसे कई तमाम भारत के राष्ट्र जो ग्रंथ हैं वो सामने आए। भारत के अतीत ने से भारतीय लोगों ने गौरव महसूस किया, गौरवान्वित हुए। परिणामतः भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिसमें इतिहास के शोध का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा। पुनः समकालीन यूरोपीय आंदोलन हमारे हुए। हमारे 20वीं सदी में, हमारे 19वीं सदी में कई आंदोलन हुए। जैसे जापान ने रूस को पराजित कर दिया, ऐसे जो है कि आपके अब्सिनिया ने इटली को पराजित कर दिया। ऐसे छोटे मोटे देशों ने एक विशाल साम्राज्यवादी देशों को पराजित कर देना, उनका साहस, उनके उपलब्धियां भारत के लोगों ने महसूस किया कि जब जापान जैसे छोटा देश रूस को पराजित कर सकता है तो हम भारतीय लोग ब्रिटिशों को क्यों नहीं पराजित कर सकते। परिणाम यह हुआ कि इस देश में हमारा जो है राष्ट्रवाद का हमारा विकास हुआ। पुनः इस देश में लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, भारत में 1876 में अकाल पड़ा हुआ था। अब भारत में दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था और ब्रिटेन की रानी का यहाँ भव्य स्वागत कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे। ये सब बातें भारतीयों को चुभ रही थी और भारतीयों में अपने देश के प्रति एक चेतना का जन्म हो रहा था और यह चेतना जो है वह राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त कई अन्य कारण भी रहे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन रहा। लोगों ने अपने आंतरिक पक्ष को समझने का कोशिश किया, भारत के तात्विक पक्ष को समझने का कोशिश किया। इन सारे वातावरण ने मिलकर के इस देश में राष्ट्रवाद का जन्म दिया और इस राष्ट्रवाद का चरम परिणति के तौर पर अगर हम देखते हैं तो वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी की स्थापना। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आपका ध्यान को आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस राष्ट्रवाद के विकास में कांग्रेस के स्थापना के पूर्व भी कई छोटे मोटे स्थानीय संगठन भी इस देश में स्थापित हुए थे, जो अपने अपने क्षेत्र में लोगों को चेतना से उन्हें मजबूत बना रहे थे। उसी के संदर्भ में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा कांग्रेस के स्थापना से पहले इस देश में आखिर कौन कौन से संगठन थे जो भारत के लोगों को जागृत कर रहा था, स्थानीय मुद्दों को राजनीतिक तौर पर लेकर के उसे सरकार से सुधारने के लिए आवेदन प्रतिवेदन देने का काम कर रहा था। भारत में आधुनिक तौर पर सबसे पहले राष्ट्रीय चेतना
से संबंधित जो राजनीतिक एक संस्था के तौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वह है 1836 ईस्वी में आपका जो है कि बंग भाषा प्रकाशन सभा की हमारी जो है कि स्थापना होती है। बंग भाषा प्रकाशन सभा हमारी जो है कि ये हमारा जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1836 ईस्वी में हुआ। और इस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किसने किया था, किसने महती भूमिका निभाया था? तो इसमें महती भूमिका का निर्वहन जो है कि हमारा द्वारकानाथ टैगोर जैसे लोगों की महती भूमिका थी। और इसका उद्देश्य था कि सरकार की नीतियों की समीक्षा करना तथा उसमें सुधार लाने के लिए आवेदन देना, उसे बताना कि सरकार हाइनेस आपने जो नीतियां लागू की हैं वह नीतियां भारत के हमारे शासन के प्रति अनुकूल नहीं है, इसलिए आपसे सादर निवेदन है कि इन नीतियों में सुधार करें। इस तरह भारत में पहला राजनीतिक संस्था के तौर पर काम करने वाला जो संस्था था, ऑर्गेनाइजेशन था, वह है आपका बंग भाषा प्रकाशन सभा। यद्यपि बंग भाषा प्रकाशन सभा एक राजनीतिक संस्था थी, लेकिन इसके पहले भी भारत में राजनीतिक तौर पर राष्ट्रवाद से संबंधित कह सकते हैं एक राजनीतिक जागरूकता का जो हमें दृश्य दिखाई देता है, वह दृश्य है राजा राम मोहन राय के द्वारा। उन्होंने जब हमारा स्पेन में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई तो राजा राम मोहन राय भारत में उत्सव मनाए और भारत के लोगों के बीच में मिठाइयाँ बांटी। यहाँ पर इस बात को समझिए, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की बात पर खुश थे हमारे राजा राम मोहन राय। राजतंत्र हमेशा निरंकुश रहा है नहीं, कहने का मतलब है राजतंत्र हमेशा निरंकुश रहा है। लेकिन जब राजवंश या राजा के शासन को, राजतंत्र के शासन को संविधान के पहलुओं से जोड़ दिया गया, अर्थात राजा अब जो भी काम करेगा वो निरंकुशता से नहीं बल्कि एक जवाबदेही शासन के आधार पर शासन करेगा। एक संविधान के तौर पर, संविधान लिखित संविधान के तौर पर, उन नियमों के तौर पर भी राजा को शासन करना है। मतलब राजतंत्र की सीमा को निश्चित कर दी गई 19वीं सदी में प्रारंभ में। ये बहुत एक बदलाव था हमारे राजनीतिक क्षेत्र में और इस बदलाव को राजा राम मोहन राय ने महसूस किया। इसलिए राजा राम मोहन राय भारत में 1921 ईस्वी में जो है कि उन्होंने अपने लोगों के बीच में उत्सव मनाया और मिठाइयाँ बांटी। और उनकी चेतना थी कि काश भारत में भी इस तरह का सिस्टम ब्रिटिशों के साथ स्टेबल हो सके। तो भारत में प्रस्फुटन राजनीतिक चेतना के संदर्भ में राजा राम मोहन राय के एक्टिविटी से स्पष्ट हो जाता है। आगे जब हम बढ़ते हैं बंग भाषा प्रकाशन सभा, और बंग भाषा प्रकाशन सभा के बाद आगे 1838 ईस्वी में हमारा जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हमारी होती है। और इस लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना में महती भूमिका का निर्वहन करने वाले भारतीय व्यक्तियों में से हमारे द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा राधाकांत देव लोग थे, जिनका उद्देश्य था जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना करने के पीछे उनका जो वर्क था वह था कि जमींदारों के हित हमारे जो हैं कि वो बने रहे। और जमींदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से 1838 ईस्वी में जमींदारी एसोसिएशन की हमारी स्थापना की गई। आगे 1839 ईस्वी में हमारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की हमारी स्थापना हुई श्री एडम्स महोदय के द्वारा। पुनः आगे जब हम बढ़ते हैं तो 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की हमारी स्थापना की गई द्वारकानाथ टैगोर या ठाकुर के माध्यम से। पुनः हमारे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और 1843 में स्थापित बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बहुत प्रगति नहीं कर सका, तो ये दोनों संगठन आपस में मर्ज हो जाते हैं। और सन 1851 ईस्वी में, सन 1851 ईस्वी में हमारा जो है कि ये दोनों एसोसिएशन का मर्ज होकर के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हमारी जो है कि की जाती है। तो हमारा 1851 ईस्वी में एक नया एक थोड़ा सा बड़ा हमारा जो है कि संगठन जो है कि हमारा एस्टेब्लिश होता है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का काम है कि वह
जो ब्रिटिश नीतियां बना रहा है, और खास करके चार्टर एक्ट 1813 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में उन्होंने मांग किया कि छठे सदस्य के तौर पर एक नए व्यक्ति की वहां पर नियुक्ति की जाए जो कानून बनाने में सहयोग करेगा। तो कानून बनाने के लिए छठे सदस्य की नियुक्ति के लिए जो है कि डिमांड करता है, जो एक राजनीतिक चेतना को दृष्टिगत करता है। पुनः सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की मांग इन्होंने किया, हमें कानून बनाने में छठे सदस्य हो। भारत में सिविल सेवा होता नहीं था, भारतीय लोग अपीयर हो नहीं पाते थे, तो भारतीय लोगों के युवक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी पार्टिसिपेट करें, तो उनकी जो परीक्षा की प्रणाली है उनमें थोड़ा सा लिबरलाइजेशन हो, ब्रिटिश लोग इसमें ध्यान दें कि कैसे भारतीय लोग भी जो है इसमें शामिल हो सकेंगे। उसके लिए भी इन्होंने जो है कि उन्होंने ब्रिटिशों से डिमांड रखा, और परिणामतः एक राजनीतिक जागरूकता यहाँ पे दृष्टिगत होता है। पुनः इल्बर्ट बिल विवाद 1882 में हुआ, तो उसके संदर्भ में भी जो है कि हमारा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने लोगों के बीच में जाकर के इन मुद्दे के संदर्भ में आंदोलन किया था। इस प्रकार ये छोटे छोटे स्थानीय संस्थाएं भारत में अपने अपने क्षेत्र में ब्रिटिश नीतियों की समीक्षा करता, भारतीयों के बीच में जाता और उनकी समस्याओं से संबंधित काम करता, लोगों में जागरूकता फैलाता, और इस तरह लोगों में हमारे पॉकेट में टुकड़ों टुकड़ों में एक राजनीतिक जागरूकता जो है को जन्म लेना प्रारंभ कर चुका था। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो हमारा आगे बढ़ते हैं तो 1875 ईस्वी में हमारा जो है इंडियन लीग की स्थापना बाबू शिशिर कुमार घोष ने हमारे किए, और यही इंडियन लीग थोड़ा सा एक साल के बाद 1876 ईस्वी में जो है कि इंडिया एसोसिएशन का रूप ग्रहण कर लेता है, और इस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की महती भूमिका रहती है, और यह संस्था जनसाधारण को संगठन से जोड़ना चाहते थे, लोगों में एक चेतना जगाना चाहते थे। इस उद्देश्य से जो है कि आपका इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई। हमारे देश में अगर हम देखें तो जो हमारा जो देश में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो बना था 1851 ईस्वी में बंगाल में, तो बंगाल में जो एसोसिएशन बना उससे प्रेरणा बंबई के लोगों ने भी लिया और मद्रास के लोगों ने भी लिया, और हमारा जो है कि मद्रास में इसी एसोसिएशन से प्रेरित होकर के 1853 ईस्वी में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की हमारी स्थापना की गई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1853 ईस्वी में स्थापना की गई, और 1884 ईस्वी में A.V. राघवार, चेरियार, सुब्रमण्यम अय्यर और P. आनंद चार्लू के द्वारा जो है कि मद्रास महाजन सभा की हमारी स्थापना की गई। आपको जो मैं बता रहा हूं ये सारे जो मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों से हमारे परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट में मैं ब्रीफ करूंगा कि जो मैंने व्याख्यान दिया उनमें से उठने वाले प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। अब यहां पे देखिए, इसी तरह हमारा जो है कि बंगाल से बाहर मुंबई में भी हमारे जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का एक इम्पैक्ट पड़ा, और हमारा जो है कि 1852 ईस्वी में बॉम्बे में बॉम्बे एसोसिएशन की हमारी स्थापना हुई, और 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करने में हमारा फिरोज मेहता, K.T. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी महती भूमिका का निर्वहन की। कहने का मतलब है बंगाल में उठा हुआ सांस्कृतिक राजनीतिक जागरण है, जो एक राजनीतिक जागरण है, उसका इम्पैक्ट हमारे बंगाल में भी पड़ रहा है, और उसका प्रभाव जो है कि हमारे मद्रास में भी पड़ रहा है। मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, जब इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय चेतना का सृजन हुआ तो ये चेतना धीरे 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 देश के बाहर भी इस चेतना का प्रस्फुटन हुआ। परिणाम ये हुआ कि 1867 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की हमारी जो है स्थापना हुई, पूना सार्वजनिक सभा, और देश के बाहर भी कई ऑर्गेनाइजेशन हमारे जो है स्थापित हुए। पूना सार्वजनिक सभा तो इंडिया में ही हुआ था, लेकिन देश के बाहर में 1866 ईस्वी में जो है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में हमारा स्थापित किया गया दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, और 1883-84 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन
ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और राष्ट्रीय मुस्लिम एसोसिएशन और इंडियन यूनियन, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे कि जो हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, उन सारे टुकड़ों को मिला करके हम अखिल भारतीय स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना करें। और इसी उद्देश्य से जो है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है हमारा किया गया, एक सम्मेलन हमारा जो है कि करने की बात हुई। और 1883 ईस्वी में पहला उसका एक बैठक हमारी हुई और 1885 ईस्वी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी बैठक कलकत्ता में आयोजित किया गया। बड़ा ही इतिहास में संजोग है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी बैठक कलकत्ता में चल रही थी, ठीक उसी समय बॉम्बे में भी A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी की प्रथम बैठक मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में स्थापित हुई या किया गया, जिसमें 72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी पार्टिसिपेट नहीं कर सके थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कलकत्ता में होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वितीय बैठक में भाग जो है कि वो लेने चले गए थे। तो यहाँ पर आपका 1885 ईस्वी में जो है कि हमारे कलकत्ता में हमारा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का द्वितीय बैठक हुआ और उसी समय 1885 ईस्वी में हमारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमारी जो है कि बैठक हुई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश का आगे आने वाले समय में स्वतंत्रता आंदोलन का पर्याय बन जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में राष्ट्रवाद की चरम परिणति का द्योतक है। तो आज हमने आपको एक छोटे से टुकड़े में हमने आपको बताया कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से होती है। उसकी राष्ट्रवाद की चरम परिणति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। अब इतना जो हमने आपको बताया उससे प्रश्न, कई तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें पूछा जाएगा कि बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना कब हुई, पूछा जाएगा मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई, पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैठक में निम्नलिखित में से कौन थे जो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो उमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष उन्होंने किया था। पूना सार्वजनिक सभा कब स्थापित हुआ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब स्थापित हुआ, ये सारे जो हमने आपको लाइन बाय लाइन जो हमने आपको अभी व्याख्या किया है, उन सारे से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जो भी बातें हमने आपके सामने रखा पूर्णतः तथ्यात्मक और संकल्पनात्मक थी, कॉन्सेप्चुअल था। इसे बहुत स्थिर से सुने और इनसे संबंधित सेट को बनाएं। आप देखेंगे कि जितनी सारी बातें हमने आपको कहा, उन सारे बातों से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलें, आज हम यहीं तक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।